वेलकम बैक रॉकर्स। मूवी की शुरुआत में एक बीच को दिखाते हैं जहाँ पर एक छोटा लड़का खेल रहा होता है और तभी वो एक हेलमेट को पानी में आकर देखता है और उसको उठा भी लेता है। तभी उसमें देखता है कि कैमरा भी फिक्स है और उसमें एक वीडियो प्ले करके देखता है। उस वीडियो में कोई सर्फिंग कर रहा होता है और अचानक एक बड़ा शार्क आकर उसको काटने आता है और ये देखते ही वो लड़का उसको लेकर दौड़ पड़ता है। अब सीन कट करके मूवी का टाइटल डालकर मूवी शुरू होती है। अब एक लड़की नैन्सी को दिखाते हैं जो एक लोकल टूर गाइड कार्लोस के साथ कार में जा रही है और वो लोग जंगल में जा रहे होते हैं। नैन्सी अपनी छुट्टी के दिनों को एंजॉय करने के लिए अपने एक फ्रेंड के साथ स्पेन आई हुई है। उसकी फ्रेंड को तो कोई अर्जेंट काम होता है इसलिए वो होटल में रुक जाती है और नैन्सी अकेले यहाँ जा रही होती है। अब कार में जाते समय नैन्सी अपनी मॉम के साथ सर्फिंग करते समय जो उन्होंने फोटो खींची थी उसको देख रही होती है। नैन्सी को भी सर्फिंग करना बहुत ही पसंद है और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह सर्फिंग करने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी लेती है और अब भी वो यहाँ सर्फिंग करने के लिए आई होती है और अब वो जिस बीच में आई है वहीं इसकी माँ ने सर्फिंग सीखी थी। फिर दोनों बातें करते हुए उस बीच में पहुंच जाते हैं और कार्लोस उसे वहाँ छोड़कर वापस चला जाता है। फिर नैन्सी सर्फिंग के लिए रेडी होती है और अपने सर्फिंग बोर्ड को लेकर खुशी से पानी में चली जाती है। अब नैन्सी बड़े मजे से सर्फिंग कर रही होती है और मस्त एंजॉय करती है। तभी इसकी तरह दो लोग वहाँ सर्फिंग करते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक लोकल आदमी होता है और वो उसी शहर में रहता है। उसी ने एक हेलमेट पहन रखा होता है और उस हेलमेट में एक छोटा कैमरा भी फिक्स होता है। और दूसरा आदमी नैन्सी की तरह एक अमेरिकन होता है और इस जगह पर ये तीनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं और एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। फिर हंसकर और खेलकर मस्त एंजॉय करते हैं। तब वो अमेरिका नैन्सी से पूछता है कि तुम अमेरिका में कहाँ रहती हो और नैन्सी जवाब देती है कि टेक्सास में। इस पर वो कहता है कि टेक्सास में तो सर्फ करने के लिए काफी सारे बीच हैं, तुम यहाँ पर क्यों आई? तब नैन्सी कहती है कि टेक्सास में चाहे जितने भी बीच हो लेकिन इस बीच का मजा ही कुछ और है और देखिए ये बीच कितना सुंदर और बड़ा भी है। इस तरह वो उसको बताती है कि वो इस बीच को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और तब वो कहता है लेकिन इस बीच को कई लोग जानते नहीं है, तुम इस बीच के बारे में कैसे जानती हो? नैन्सी कहती है कि इसके बारे में मेरी माँ ने मुझसे कहा था। मेरी माँ एक बहुत ही अच्छी सर्फर है, उन्हें ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद है और उन्होंने यहीं पर सर्फिंग सीखी थी और इसी बीच की सुंदरता के बारे में उन्होंने ही मुझे बताया था। और तब वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम संभल कर सर्फ करना। और ये कहकर दोनों चले जाते हैं और फिर नैन्सी भी उनको थैंक यू कहकर सर्फ करने के लिए चली जाती है। अब समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती है और नैन्सी उन लहरों में जाकर बढ़िया सर्फिंग कर रही होती है, मस्त एंजॉय आराम से। और इसके इस टैलेंट को देखकर वो लोग तो चौंक ही जाते हैं और सोचते हैं कि ये देखने में तो कम उम्र की है पर सर्फिंग तो ये हमसे भी ज्यादा अच्छी कर लेती है। और फिर वो दोनों भी इसके साथ आकर मस्त एंजॉय करते हैं और सर्फ करने लगते हैं। लेकिन फिर नैन्सी तैरकर किनारे आ जाती है और वहाँ बैठकर अपनी माँ की तस्वीरों को देखने लगती है और तभी उसकी बहन वीडियो कॉल पर आती है। फिर वो बहन के साथ कुछ बातें करती है और अपने पापा के साथ भी बातें करती है और उसके पापा पूछते हैं कि आप कहाँ पर हो और क्या कर रही हो? और वो कहती है कि मैं तो यहाँ स्पेन में हूँ और माँ की फेवरेट बीच पर मस्त सर्फिंग कर रही हूँ। लेकिन उसके पापा हर किसी के पापा की तरह कहते हैं कि बेटा संभल कर करना, यहाँ पर खतरा बहुत होता है। फिर ये उन्हें कहती है कि ठीक है पापा, मैं आराम से करूंगी और आप टेंशन मत लीजिए, मैं जा रही हूँ, ठीक है, ओके बाय। और वो फिर से पानी में जाने लगती है। तब उसकी फ्रेंड जो होटल में ठहरी हुई थी वो उसको मैसेज करती है कि मैं यहाँ एक लड़के से मिली हूँ और उसको देखते ही मैंने उसे पसंद कर लिया और मैं उसके साथ बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए वेट मत करना और एंजॉय कर लो। नैन्सी मैसेज पढ़ती है और फिर पानी में सर्फ करने के लिए चली जाती है। और तब वो दो सर्फर्स भी वहां आकर उसको कहते हैं कि अब तो लेट हो चुका है और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा, इस समय तो किनारे में पहुंचना ही सेफ होगा और तुम फिर से जा रही हो? इस पर नैन्सी कहती है कि मैं बस एक बार होके आती हूँ और फिर वापस आ जाऊंगी। अब ये कहकर वो समुद्र में जाती है और एक बड़ी लहर के लिए वेट कर रही होती है। तब वो पानी के अंदर कुछ देखती है जो उसकी तरफ आ रहा होता है और देखने पर पता चलता है कि वो डॉल्फिन्स का एक ग्रुप है और वो डॉल्फिन्स नैन्सी के ऊपर छलांग लगाते हुए उसको पार करके जाते हैं और इसको देखते हुए बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो उन डॉल्फिन्स को फॉलो करते हुए जाती है तो वहाँ पर एक बड़ा ब्लू व्हेल होता है और ये ब्लू व्हेल वहाँ मरकर अब पानी में तैर रहा होता है और उसको देखकर वो डर जाती है और वापस जाने के लिए वहाँ से निकलती है। और उसी समय वहाँ पर एक बड़ी लहर आती है और उसमें वो सर्फ करने लगती है और तब उस लहर में से एक बड़ा शार्क इसके पीछे आकर इसको धक्का दे देता है। अब इस धक्के से नैन्सी पानी के अंदर गिरकर एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है और किसी तरह तैरकर वो फिर से ऊपर की तरफ आ जाती है। फिर किस चीज ने मुझे धक्का दिया होगा ये वो सोच रही होती है कि तभी वो शार्क उसके पैर को काट कर खींचने लगता है और उसके पैर से बहुत ही खून बह रहा होता है और पानी के अंदर से वो दर्द में तड़प तड़प कर चिल्लाने लगती है। और फिर वो शार्क के सर पर जोर से अपने पैर मारती है और जल्दी से ऊपर आ जाती है और फिर देखती है कि वहाँ से किनारा बहुत ही दूर है और दूसरी तरफ मरा हुआ ब्लू व्हेल भी वहाँ होता है। इसीलिए किसी तरह जान बचाने के लिए वो उस ब्लू व्हेल की तरफ जाती है और शार्क भी उसका पीछा करते करते पानी से बाहर आ रहा होता है। फिर वो तैरकर तुरंत ब्लू व्हेल की बॉडी के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और अब उसके पैर पर शार्क के काटने से घाव आया होता है और उसको बहुत ही खून बह रहा होता है। इसलिए खून को रोकने के लिए वो एक रस्सी को उस घाव पर बांध देती है और वो दर्द से काफी तड़प भी रही होती है। फिर वो किनारे में उन दो सर्फर्स को देखती है जो अपनी कार्स में चीजों को बांधकर वहां से निकल रहे होते हैं। अब उनको देखकर वो कहती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन बेचारे वो उसकी आवाज ही नहीं सुनते क्योंकि ये बहुत दूर जो है। अब वो गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं लेकिन फिर थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी रोक देते हैं
अब ये फिर से चिल्लाती है कि मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन अब भी उनमें से किसी को ये आवाज नहीं सुनाई दे रही होती है और उन्होंने गाड़ी इसलिए रोकी थी क्योंकि उनकी गाड़ी के नीचे कुछ फंस गया था। अब नैन्सी सोचने लगती है कि आगे करूं क्या, और तब वो पास में एक छोटी चट्टान को देखती है और शार्क भी उसकी तरफ तैर कर आ रहा होता है। और तब नैन्सी उस वेल से एक बड़ी छलांग लगाती है और उसी समय शार्क वेल पर जोर से टकराता है और उसी फोर्स से वो वेल भी पलट कर नीचे गिर जाता है। लेकिन सही वक्त पर छलांग लगाकर वो तैरते हुए उस चट्टान पर चढ़ जाती है। लेकिन किनारा अब भी चट्टान से काफी दूर है। लेकिन नैन्सी के पैर का घाव गहरा होता है और उसके पैर से स्किन पूरी तरह से निकल चुकी है। और तब उसे एक आइडिया आता है और वो अपने इयररिंग्स को निकालती है जो नुकीली होती है और उस इयररिंग की मदद से वो अपने पैर की चमड़ी को सिल देती है। और उसे सीते वक्त वो खुद को दिलासा देते हुए कह रही होती है कि दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बी पॉजिटिव। लेकिन उसे बहुत ही जबरदस्त दर्द हो रहा होता है और वो बेचारी दर्द में तड़प तड़प कर चिल्ला रही होती है। फिर किसी तरह वो चमड़ी सी भी लेती है और अपनी जैकेट निकालकर उस घाव पर बांध देती है। और अब अंधेरा भी हो जाता है और रात में वो उस चट्टान पर ही लेट जाती है। और जब ठंड लगती है तो उस घाव पर बंधे हुए जैकेट को निकालकर उसके एक स्लीव को फाड़कर वो घाव पर बांध देती है और बचे हुए जैकेट को खुद पहन लेती है। अब सोते समय उसको कुछ अजीब लगता है और उसके हाथ पर कुछ चढ़ रहा होता है और वो देखती है कि ये तो एक केकड़ा है जो उसके हाथ पर चढ़ रहा है। उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, इसलिए वो उस केकड़ को खा लेती है। लेकिन उसका टेस्ट इतना गंदा होता है कि उसको थूकना ही पड़ता है। और तब पास में पंछी आकर उस टूटी हुई चीज को खा लेता है। फिर वो पास ही में पानी में उसके सरबोर्ड को देखती है और सोचती है कि किसी तरह उसको लेकर मुझे यहाँ से बचकर जाना ही होगा। और फिर वो आसपास में देखकर पता करती है कि असल में वो शार्क कहाँ है और क्या वो अब तक अटैक करने के लिए वहीं पर है। लेकिन वो शार्क कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो पानी में उतरकर तैरने लगती है। लेकिन वो शार्क कहीं गया नहीं होता बल्कि वहीं पर तैरता फिरता है। और जैसे ही वो नैन्सी के सामने आता है तो नैन्सी फिर से तैरकर उसी चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। ये शार्क मुझे अब छोड़ने वाला नहीं है, ये सोचते हुए वो किनारे को देखती रहती है। और फिर किनारे पर वो एक इंसान को लेटे हुए देखती है और उसको देखते हुए वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि हे, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बचा लो। और उसकी आवाज को सुनकर वो आदमी जाग जाता है और उसके हाथ में एक बियर की बोतल भी होती है। लगता है वो शराबी है और नशे में यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन वो नैन्सी को हाथ हिलाते हुए देख लेता है। वो कहती है कि हे प्लीज पुलिस को कॉल करो और मुझे बचा लो। और नशे में होकर भी वो समझ लेता है कि नैन्सी क्या कहना चाहती है और वो जाकर नैन्सी के बैग से फोन निकालता है। अब नैन्सी का मन भी हल्का होता है कि चलो मेरी हेल्प करने के लिए कोई तो है। लेकिन असल में ये होता नहीं है। नैन्सी ने अपना बैग किनारे पर ही छोड़ा हुआ है और उसके बैग में उसका फोन है और उसको निकालकर वो आदमी पुलिस को फोन करने के बजाय वहाँ से उसको लेकर भाग जाता है। लगता है वो एक चोर है। और यही नहीं, वो बैग में से सारे पैसे भी लेकर निकल पड़ता है। और उसको देखकर नैन्सी चौंक जाती है और कहती है कि तुम मेरी सारी चीजों को अपने पास रख लो, लेकिन प्लीज किसी को बुलाकर मुझे बचा लो। लेकिन उसकी बातों पर वो जरा भी ध्यान नहीं देता और वो वहां से चला जाता है। अब चोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। वो चोर अब सरबोर्ड को देख लेता है और कहता है कि इस चीज को छोड़कर क्यों जाऊं जब मुफ्त में मिल रही है। और इसके लिए वो पानी में जाकर तैरता है। और ये देखकर नैन्सी चिल्लाते हुए कहती है कि पानी में मत जाओ, वहाँ पर शार्क है, वापस चले आओ। लेकिन आपको तो पता ही है दोस्तों कि लालच कितनी बुरी बला है और इसी लालच के चक्कर में वो पानी में चला जाता है। अब कुछ समय बाद नैन्सी एकदम से चौंक कर वहाँ देख रही होती है और फिर देखती है कि उस शार्क ने उस आदमी के 2 टुकड़े कर दिए हैं और उसका शरीर किनारे पर पड़ा हुआ है। और उसे देखकर नैन्सी बिल्कुल रोने लगती है। अब यहाँ पर दोपहर हो जाती है और वो 2 सर्फर्स यहाँ पर सर्फिंग करने के लिए आते हैं और उन्हें देखते ही मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये कहकर नैन्सी चिल्लाने लगती है और उनसे ये भी कहती है कि तुम वापस चले जाओ, पानी में शार्क है। और नैन्सी को देखते ही उनमें से एक सर्फर इसके पास आने लगता है और दूसरा सर्फर कहता है कि मैं किसी और को बुला के लेके आता हूँ। अब नैन्सी की धड़कनें बहुत तेज होती हैं और अब आगे क्या होगा ये सोचकर वो घबराई हुई रहती है। तभी अचानक शार्क पानी में छलांग मारते हुए एक सर्फर को पानी में पकड़ लेता है और इससे दूसरा सर्फर बहुत घबरा जाता है और वो नैन्सी की तरफ आने लगता है। और उसी समय एक बड़ी लहर आती है और वो सर्फर गायब हो जाता है और नैन्सी उसको ढूंढने लगती है। तब वो सर्फर उसके पीछे से उस चट्टान पर चढ़ने लगता है। फिर नैन्सी उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब शार्क उस सर्फर को भी खींचकर अंदर लेके चल जाता है। अब नैन्सी घबराते हुए पानी देख रही होती है। तब वो शार्क उसके पीछे बोर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और तब नैन्सी को लगता है कि शार्क उसको धमका रहा है कि अगर पानी में उतरोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और फिर नैन्सी वहीं पर लेट जाती है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि करूँ क्या, कोई तो यहाँ पर आ भी नहीं रहा है मेरी मदद करने के लिए। अब शार्क भी उसके आसपास ही तैरता रहता है। अब नैन्सी के पास एक पंछी खड़ा रहता है और वो बेचारा उड़ नहीं पाता क्योंकि उसके एक पंख में घाव है। और अब क्योंकि नैन्सी एक ऑर्थो मेडिकल स्टूडेंट है और वो उस घाव को ठीक करना भी जानती है और वो उस पंछी के दर्द को मिटाने के लिए उसकी हेल्प करती है। फिर वो उस सर्फर के हेलमेट को पानी में देखती है जिसमें कैमरा भी लगा हुआ है और वो तय करती है कि किसी तरह उस हेलमेट को निकालना ही होगा। लेकिन शार्क उसके आसपास घूम रहा है और तब उसे एक आइडिया आता है। उसके पास वॉच होती है और वो ये पता करती है कि शार्क को उस तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा और चेक करने पर पता लगता है कि 32 सेकंड, यानी कि शार्क अब जहां पर है वहां से नैन्सी के पास आने के लिए 32 सेकंड लगेंगे। और फिर शार्क जैसे उससे दूर जाता है वो जल्दी से टाइमर सेट कर लेती है और उस हेलमेट को निकालने के लिए उसके पास जाती है।
लेकिन वो मिस हो जाता है और समय समाप्त होने के कारण वो उसको निकाल नहीं पाती। फिर वो फिर से टाइमर सेट करके पानी में जाती है और इस बार वो उसको निकाल लेती है और फिर चट्टान पर लेके आ जाती है और तब उसके पीछे से शार्क बाहर आता है और अपना मुंह खोलता है और नैन्सी डरकर पानी में गिर जाती है। फिर शार्क उसका पीछा करते हुए आता है और वो पानी के अंदर किसी पौधों पर फंसता है और उसके मुंह में जलन भी होती है और वो फिर पीछे हट जाता है और ये नैन्सी भी नोट करती है और वो उस चट्टान पर जाकर फिर चढ़ जाती है। फिर वो उस कैमरे में रिकॉर्ड किए गए वीडियोस को प्ले करके देखने लगती है और वो उस शार्क के वीडियो को जूम करती है। तब देखती है कि शार्क के मुंह में कोई चीज चुभ गई है। फिर वो पानी में एक एंटीना को देखती है जिसे हेल्प के लिए छोड़े जाते हैं और वो इससे काफी दूर होता है। फिर वो उस हेलमेट पर शार्क के दांत को देखती है जो टूटकर उसमें फंसा हुआ होता है और उसको निकालकर वो अपने पास रख लेती है। फिर वो उस कैमरे में खुद की वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और कहती है कि मेरा नाम नैन्सी है, मैं इस समुद्र के बीच में फंस गई हूँ और एक शार्क के अटैक के कारण मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ और उससे बचने के लिए एक छोटी चट्टान पर बैठी हुई हूँ और इस चट्टान के आसपास एक बड़ी ब्लू व्हेल की डेड बॉडी भी पड़ी हुई है और यही लैंडमार्क भी है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज पुलिस को बुलाकर मेरी हेल्प कीजिए। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और यहीं पर बचकर बैठी हुई हूँ। मेरे पैर पर शार्क ने काट लिया है और बहुत खून भी बह रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। और अगर आप लोग मुझे बचा नहीं पाएंगे और अगर मैं जिंदा नहीं रही तो इस वीडियो को प्लीज टेक्सास से मेरी फैमिली तक पहुंचा देना और यही मेरी आखिरी इच्छा भी है। अब इस तरह से उदास होकर वो बेचारी वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसको पानी में दूर फेंक देती है। अब वो हिम्मत जुटाकर सामने वाले एंटीना तक किसी तरह पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन वो शार्क भी इसके पास तैरता ही रहता है। अब उसके सामने और भी मुसीबत आकर खड़ी होती है और वो ये है कि उसके रास्ते में काफी जेलीफिश भी है और प्रॉब्लम यह है कि जेलीफिश अगर नैन्सी की स्किन को टच करते हैं तो स्किन में बहुत जलन महसूस होगी। लेकिन फिर वो इस सिचुएशन का फायदा उठा लेती है। वो सोचती है कि पिछली बार जब शार्क पौधे पर फंसा था तो उसको जलन हुई थी, तो ठीक वैसे ही अगर जेलीफिश शार्क को टकराएगी तो उसको जलन होगी। और फिर वो तय करती है कि शार्क को इन जेलीफिश के बीच में फंसाकर वो उस एंटीना तक पहुंच जाएगी और वो सही वक्त पर पानी में जाती है और तैरते हुए उन जेलीफिश के बीच से उन्हें टच किए बिना संभल कर जाती है। लेकिन गलती से वो एक बड़ी जेलीफिश को टच कर लेती है और उससे होने वाली जलन से उसको और तड़प होती है और शार्क भी इसके पीछे आ रहा होता है और वो किसी तरह तैरकर एंटीना के पास जाने लगती है। और जैसे ही वो एंटीना के पास पहुंचती है तो शार्क नीचे से उस एंटीना को धक्का देता है और वो हैंडल टूटकर नैन्सी पानी में गिर जाती है। लेकिन ये अभी भी शार्क का शिकार नहीं बनती बल्कि वो उस हैंडल को शार्क के सर पर जोर से चुबा देती है। अब शार्क उस दर्द से परेशान होकर वहां से चला जाता है और इस सिचुएशन को यूज करके वो एंटीना पर चढ़ जाती है और सेफ रहती है। देखिए जिंदा बचने के लिए इसको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। अब वो बहुत थक गई है और वहां बैठकर पूरे समुद्र में दूर दूर तक देखने लगती है। तभी वो एक बोट को देखती है जो काफी दूर है और उसको देखते ही वो उसको सिग्नल देकर बुलाने का प्रयास करती है। तब उस एंटीना में वो एक बॉक्स को देखती है जो लॉक्ड रहता है और वो उसको खोल नहीं पाती। अब वो बोट भी आगे जा रही होती है और तब वो अपने पास रखे हुए उस शार्क के दांत से उस ताले को खोल देती है। उस बॉक्स में एक फ्लेयर गन होती है यानी कि लाइट छोड़ने वाला बॉक्स होता है जिससे सिग्नल देने के लिए यूज करते हैं। लेकिन उस बॉक्स को खोलते ही उसके बुलेट्स पानी में गिर जाते हैं और सिर्फ बंदूक ही रहती है। लेकिन उसमें एक बुलेट बच जाती है और उससे वो शूट करती है पर वो हवा में जाने के बदले पानी में गिरकर फुस हो जाता है। और अब क्या करें ये सोचते हुए वो मेहनत से पानी में जाकर दूसरे बुलेट को निकालती है और बंदूक को लोड करके शूट करती है। वो सिग्नल अब ऊपर जाता है लेकिन वहां से फिर पानी में चला जाता है और उस बोट में बैठे लोगों को वो दिखाई नहीं देता और वो बोट भी वहां से चली जाती है। और ये देखकर नैन्सी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है कि मैं करूं क्या, हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। और उसी समय वो हेलमेट यहाँ किनारे पहुंच जाता है और शुरुआत के सीन में दिखाया गया छोटा लड़का वहाँ खेलते समय उस हेलमेट को देखता है और उसे लेकर उसमें नैन्सी की रिकॉर्ड की भी वीडियो प्ले करता है और उसको लेकर भाग जाता है। अब यहाँ शार्क नैन्सी को बिना छोड़े उसका पीछा करके उसको परेशान करता रहता है और तब वो फ्लेयर गन से शार्क को शूट करके उसको भगाती है और वो भी उस ब्लू व्हेल के पास चला जाता है। लेकिन वो व्हेल के पास जाते ही झट से पलटकर फिर नैन्सी के पास आने लगता है और तब उसे कुछ याद आता है। असल में ब्लू व्हेल का खून जलनशील होता है यानी कि व्हेल के खून को आग लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है और पेट्रोल के आविष्कार करने से पहले लोग व्हेल के खून को ही आग जलाने के लिए यूज किया करते थे। और अब उस शार्क के पूरे शरीर पर व्हेल का खून लगा होता है और इसीलिए वो अपने फ्लेयर गन से उस शार्क को शूट कर देती है और वो भी जलने लगता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि आग लगने के बाद भी वो काफी ऊपर ऐसी छलांग लगाता है कि वो आकर दूसरी तरफ गिरता है और खुद के शरीर पर लगी हुई आग को बुझा लेता है। सोचिए कितना दिमाग वाला शार्क है। अब शार्क गुस्से में उस एंटीना को पकड़कर जोर से हिलाता है और वो भी पलट जाता है और नैन्सी पानी में गिरती है। फिर वो एंटीना के ऊपर वाले हिस्से को पकड़कर चढ़ती है और माउंट से बचने के लिए आसपास देखती रहती है। और तब शार्क नीचे से नैन्सी को काटने आता है और उस एंटीना के रॉड्स को काटना शुरू करता है और उसके काटने से सारे रॉड्स भी टूटकर गिरने लगते हैं। फिर नैन्सी उसके चेहरे पर जोर जोर से लात मारती है और इतने किक्स मारती है कि वो वहां से चला जाता है।
अब वो पानी के अंदर देखती है तो वहाँ उस एंटीना को पकड़ कर रखने वाला लंगर होता है और उसमें कई नुकीली रॉड्स भी होती हैं। अब वो उस लंगर से फिक्स किए गए एंटीना के रॉड को तोड़कर अपने हाथ में पकड़ लेती है और वो रॉड्स उसे पानी के अंदर खींचते हैं और वो भी उसको पकड़कर नीचे जाने लगती है। और फिर वो लंगर के पास पहुंचते ही वो जल्दी से हट जाती है और तब उसके पीछे से फोर्स से आने वाला शार्क सीधे उस लंगर के रॉड्स पर गिर जाता है और वो रॉड्स उसके मुंह से होकर पेट से बाहर निकलती है। फिर वो शार्क वहीं मर जाता है और फाइनली नैन्सी शार्क से बच जाती है। अब यहाँ वो छोटा लड़का अपने पापा के साथ वहाँ आता है और ये और कोई नहीं बल्कि नैन्सी का टूर गाइड कार्लोस है। वहाँ आने पर वो एक डेड बॉडी को देखता है और वो नैन्सी का नहीं बल्कि उस शराबी की बॉडी है जिसे शार्क ने काट कर फेंका था। और फिर उसका बेटा पानी में किसी को देखकर चिल्लाता है और वो कार्लोस को वहाँ बुलाता है। फिर वो जल्दी से वहाँ जाकर देखता है तो वो नैन्सी होती है। वो उसे जल्दी किनारे तक लेके आता है और उसके बेटे को किसी को वहाँ बुलाकर लाने को कहता है और फिर कार्लोस नैन्सी को फर्स्ट एड देता है और फिर नैन्सी भी अपनी आंखें खोलती है। वो किनारे पर पहुंच गई है ये पता चलते ही उसके मन को काफी शांति मिलती है और मैं बच गई हूँ कहकर दोबारा वहीं लेटी रहती है। अब 1 साल बाद के सीन को दिखाते हैं। अब नैन्सी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो टेक्सास के बीच पर आकर अपनी बहन को सर्फिंग सिखा रही होती है और तब उसके पापा उसको आकर कहते हैं कि बेटा समुद्र में सर्फिंग करते समय तुम इतनी बड़ी मुश्किल में पड़कर संघर्ष करके बचकर आई हो और अब उसी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ तुम फिर से समुद्र में जा रही हो। तुम्हारे इस साहस को देखकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। और ये सुनकर नैन्सी उन्हें स्माइल देती है और वो अपनी बहन को सर्फिंग सिखाने में बिजी हो जाती है। फिर दोनों एक साथ सर्फिंग करते हुए दिखाकर ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों वैसे लाइफ में चाहे जितने भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो अगर हम हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करते हैं तो जीत निश्चित ही हमारी होती है। तो दोस्तों क्या आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आई हो जिसको डरे बिना और हिम्मत से आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो? आप चाहो तो उस इंसिडेंट को हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हो ताकि इससे बाकी व्यूअर्स को प्रेरणा मिले। बाकी मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।